हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और हमारे इस चैनल पर आप सभी का एक फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मुश्ताक IT वर्ल्ड मराना चैनल पर। और दोस्तों, CPCT की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 7 अगस्त 2021 के जो पेपर लगाए थे, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिए होंगे। और अब देखिए यहाँ पर CPCT का 8 अगस्त 2021 का शिफ्ट 1 हम यहाँ पर आज लेकर आए हैं। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि आपका ये प्यार ही हमें प्रोत्साहन करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए उम्मीद देता है दोस्तों। इसके साथ ही हमारी वीडियोस में अगर कोई कमी आपको नज़र आती है तो हमें उसके बारे में भी बेझिझक बताइए, और हम उसमें अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ताकि आपके लिए हम अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकें और आपकी हम मदद कर सकें। आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है दोस्तों। तो चलिए बात ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं। कंप्यूटर वाला पार्ट इसमें हम लेंगे, कवर करेंगे। 52 क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी जानते हैं। और 7 अगस्त के पेपर हम लगा चुके हैं, 8 अगस्त के पेपर हम लगा रहे हैं, शिफ्ट 1 का पेपर हम लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान consists of the step-by-step instruction that tell the computer how to complete a task। यानी कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का समूह जो होता है, जो कि कंप्यूटर में किसी काम को करने के लिए बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि बहुत से इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम्स को जब कलेक्ट किया जाता है तो उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंस्ट्रक्शन की। तो इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन जो होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसका आंसर है प्रोग्राम, ठीक है ना। हिंदी देखिए, खाली स्थान में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहा जाता है या कहता है, तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, कमांड कहते हैं। कमांड से ग्रुप जो होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका आंसर प्रोग्राम सही है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड। एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होता है, यानी क्रॉस जो होता है, कटता है, तो कटने से क्या बनता है, उसके इंटरसेक्शन से दोस्तों सेल बनता है। ये एक्सेल का क्वेश्चन है, सेल बनता है। बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बता भी रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल दिखा रहे हैं इजी। अभी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़े हार्ड हो जाएंगे तो मिडिल लिख के आ जाएगा, और थोड़े से और हार्ड हो जाएंगे तो वहां पे लिख के आ जाएगा हार्ड, है ना। तो इजी चल रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक्सेल के अंदर रो और कॉलम क्रॉस करते हैं तो क्या बनता है, सेल बन जाता है, उसे सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लैपटॉप आर, लैपटॉप है क्या है। देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होते, पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, कैन बी फिट इनटू ए ब्रीफ केस, इन्हें ब्रीफ केस में रख सकते हैं। तो ये सही आंसर है। और देखते हैं तीसरे नंबर पे, हियरिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम और डेस्कटॉप। तो ये तो आपके तीनों में से कोई सा भी नहीं है, सिंपल सी बात है। पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और ये बैग वगैरह में रख जाते हैं लैपटॉप। अगला प्रश्न जो है वो ये है दोस्तों कि इन ए हार्ड डिस्क द जीरो ट्रैक इज। एक हार्ड डिस्क के अंदर जीरो ट्रैक को क्या कहते हैं, क्या होता है ना। हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहां पर होता है, तो जीरो ट्रैक है हार्ड डिस्क में, एक जीरो ट्रैक है, क्या है, उसे क्या बोलते हैं। जीरो ट्रैक का मतलब ब्लैंक, खाली, जो बाहर होगा, है ना। तो उसको बोला जाएगा द आउटर मोस्ट ट्रैक, यानी कि हिंदी में पढ़ते हैं सबसे बाहरी का, सबसे बाहर का ट्रैक, सबसे बाहरी ट्रैक बोला जाएगा। हार्ड डिस्क में ट्रैक होते हैं, ट्रैक सेक्टर, वो बाहर से देखा जाता है ना। तो जीरो ट्रैक का मतलब है बाहरी ट्रैक। अगला क्वेश्चन है, ए खाली स्थान इज ए पेन लाइक डिवाइस कॉमनली यूज विद टैबलेट पीसी एंड पीडीए। पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए जो होता है, पीसी जो होता है, या टैबलेट पीसी जो होते हैं, उसमें हम कॉमनली एक पेन यूज करते हैं। वो बोल रहा है, तो उस पेन, ए खाली स्थान इज ए पेन, तो उस पेन का नाम पूछा, उसको क्या बोलते हैं। तो जो कि टेबलेट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए,
एक खालिस्तान आमतौर पर टैबलेट, पीसी और पीडीए के साथ उपयोग किए जाने वाले पेन की तरह एक डिवाइस है। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो पेन की तरह डिवाइस कौन सी है देखें जरा। इसमें से माउस तो नहीं होती, जॉयस्टिक नहीं होती, स्कैनर नहीं होती, तो तीनों नहीं है दोस्तों। तो पेन की तरह डिवाइस नहीं है, पेन की तरह डिवाइस है पूछा है, तो ये तीनों में से माउस, जॉयस्टिक और स्कैनर पेन की तरह डिवाइस नहीं होते हैं। तो जो आप बचा है वो आप लगा देंगे आंख बंद करके, है ना। स्टाइलिश नाम से जो है वो आप लगा देंगे, उसे पेन जैसा डिवाइस है जो कि लिखने के काम में आता है। आपको नहीं भी आता है, अगर आप लोगों ने ढंग से इनपुट डिवाइस पढ़े होंगे तो आप लोगों ने ये तो नॉर्मली पढ़ी होगा, माउस क्या है, जॉयस्टिक क्या है और स्कैनर क्या है। तो ये तीन तो आपको मालूम ही है, तीनों के तीनों डिवाइस पेन की तरह नहीं होते। अब बचा चौथा ऑप्शन है, वो इसका आंसर सही माना जाएगा। अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो इस तरीके से तुक्के मार सकते हैं। अगला प्रश्न है, इफ ए न्यू डिवाइस सच एज ए प्रिंटर और स्कैनर इज अटैच्ड टू ए कंप्यूटर, यदि किसी डिवाइस को कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है तो इट इज या इट्स ब्लैंक खालिस्तान मस्ट बी इंस्टॉल बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज। जब किसी नई डिवाइस को, प्रिंटर को या स्कैनर को कंप्यूटर में लगाते हैं तो इसमें से किसको इंस्टॉल किया जाता है? तो जी हाँ, जब हम प्रिंटर या स्कैनर कंप्यूटर में डालते हैं तो उसके ड्राइवर यानी कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ड्राइवर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। इसका सही आंसर है ड्राइवर। अगला प्रश्न है, द टर्म्स बीपीएस स्टैंड फॉर। बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीपीएस का फुल फॉर्म बिट पर सेकंड होता है। वैसे हमेशा याद रखना, जब बीपीएस की बात की जाती है तो कैपिटल बी को बाइट कहा जाता है और स्मॉल बी को बिट कहा जाता है दोस्तों, है ना। जब भी बात बीपीएस की आती है तो उसमें जब अपन कैपिटल बी की बात करते हैं तो कैपिटल बी को बाइट कहा जाता है और स्मॉल बी को बिट कहा जाता है। लेकिन बीपीएस नॉर्मली हम बात करते हैं, चलन में है, तो उसको हम बीपीएस को बिट पर सेकंड ही कहा जाता है। तो यहाँ पे बिट्स पर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है इसका, बाइट पर सेकंड सही आंसर नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये है कि इन MS Access 2007 every database is stored in a single file which has the extension as। MS Access के अंदर हम डाटाबेस फाइल बनाते हैं और उन सबको एक फाइल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, तो उसका एक्सटेंशन क्या है? यानी MS Access का एक्सटेंशन पूछा गया है। तो MS Access का एक्सटेंशन 2007 का पूछा है। 2007 से पहले बात करें तो MDB होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस। लेकिन 2007 के और बात की जाए तो DOC वर्ड का होता है, RTF वर्ड पैड का होता है और TXT नोटपैड का होता है। तो बचा कुछ आपका जो है ACCDB यानी एक्सेस डाटाबेस, ये आपका MS Access का एक्सटेंशन है। तो आपका मालूम है DOC का वर्ड का होता है, ये MS वर्ड पैड का है और ये आपका नोटपैड का है। तो ये बचा कुछ जो होगा वो आपका MS Access 2007 का एक्सटेंशन होगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो ये है कि डाटा स्टोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कांट बी चेंज। निम्न में से कौन सा डाटा है जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते? कौन सी मेमोरी जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते? तो रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है जिसको अपन चेंज नहीं कर पाते। सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेड। रेड का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम रिडंडेंस एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क होता है। ये करेक्ट फुल फॉर्म है। रेड की फुल फॉर्म रिडंडेंस एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क, बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, फुल फॉर्म तो आपको याद ही करना पड़ेंगे ना, तो इसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं। खालिस्तान इज इम्पिटेड बाय द बारकोड रीडर। निम्न में से कौन है जो बारकोड के द्वारा इमिटेट कर दिया जाता है ना। तो बारकोड रीडर के द्वारा इसमें से किसको अपन इमिटेट करते हैं? तो साउंड, लाइट, कमांड या डिजिट बारकोड द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, बनाया जाता है। तो बारकोड जो होता है दोस्तों, उसमें से लाइट मारी जाती है बारकोड के ऊपर, है ना। तो लाइट जब पड़ती है उस पर प्रकाश, तो ऑप्टिकल तो पढ़ लिया जाता है। तो इसका आंसर है सही लाइट।
मारी जाती है, लाइट प्रोड्यूस की जाती है। तो ये इसका सही आंसर है VCR का लाइट, है ना। तो ये सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं लाइट क्यों बोला गया है। लाइट इसलिए बोला गया है जब हम बारकोड से किसी बारकोड के ऊपर बारकोड रीडर के ऊपर जब हम बटन दबाते हैं तो उसमें लाइट निकलती है और लाइट के द्वारा उसको स्कैन कर लिया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर लाइट है। तो क्या उत्सर्जित किया जाता है, लाइट उत्सर्जित किया जाता है। इसके बाद हम अगले ऑप्शन पे आते हैं, अपने अगले पेपर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आर यूज इन ए लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के अंदर हम कितने प्रकार के कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। पूछा गया है कि लेजर प्रिंटर में कितने कलर की जो टेक्नोलॉजी है या प्रिंटिंग टेक्निक होती है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेजर प्रिंटर के अंदर हम ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दो प्रकार की चीजें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं, एक तो आते हैं आपके ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक वाले, और दूसरे आपके कलर प्रिंटर आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2, यानी कि टाइप्स पूछे हैं, 2 टाइप्स होते हैं लेजर प्रिंटर के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो 2 इसका टाइप है, एक प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट, एक कलर प्रिंटर जो होता है। यहाँ पर हमारे मन में क्या आएगा कि प्रिंटर के अंदर हम कौन से कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कलर के बारे में बात नहीं की जा रही बल्कि टेक्नोलॉजी बात की जा रही है कि टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर लेजर प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा होता है कलर प्रिंटर, जो टोनर से प्रिंटिंग करेगा ना कि स्याही से, है ना। लेजर प्रिंटर भी आते हैं रंगीन, याद रखना लेजर प्रिंटर भी रंगीन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान इज ए सोफिस्टिकेटेड यूटिलिटी दैट सच इज ए डेटाबेस डिस्कवरिंग हाइडिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि पूछा गया है परिष्कृत यूटिलिटी। परिष्कृत यूटिलिटी हिंदी समझ में नहीं आता, मतलब होता है इसका ये सोफिस्टिकेटेड यूटिलिटी। सोफिस्टिकेटेड यूटिलिटी एक सुविधा है जो डाटाबेस को खोजकर छुपी जानकारियां प्रदान करता है। तो इसमें से कौन सा सुविधा है जिससे अपन डाटाबेस में से छुपी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस, डेटा वेयरहाउस और मेटा डेटा और डेटा मोबाइल डाटा और डेटा माइनिंग। तो चारों में से समझा दूं मैं आपको। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है जहां पर डाटा के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डाटाबेस बना रहे हैं, उससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना डेटा एनालिसिस कहलाता है। तो यहाँ पर हाइडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है इस वाले ऑप्शन में। डाटा वेयर हाउस जहाँ डाटा स्टोर किया जाता है, तो स्टोर करने का भी हाइडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। मोबाइल डाटा जहाँ डाटा स्टोर किया जा रहा है, मोबाइल जैसे भी ब्लूटूथ जैसा होता है, तो इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है डाटा हाइडिंग से। डाटा माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन किसी डाटाबेस के छुपे हुए डाटा को एक्सेस करके उस पर अपन काम करते हैं। छुपे हुए डाटा को एक्सेस करके उसमें अपन काम करते हैं। तो डाटा माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है। और वही उन्होंने पूछा है कि सोफिस्टिकेटेड यूटिलिटी एक फीचर्स है, सुविधा है जिससे अपन डाटाबेस के हिडन इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सी है? तो वह डाटा माइनिंग करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न जो दिया है वो ये है कि व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फंक्शन इस एरर C2 in a OpenOffice Calc if the cell 2 contain 1 2 3। इस एरर फंक्शन जो होता है वो एरर ना आने पर ट्रू रिटर्न करता है। ये क्वेश्चन 7 अगस्त के पेपर के मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था, लेकिन उसके अंदर C2 नहीं लिखा था, उसमें NA लिखा था, यानी कि नॉट अवेलेबल। जब एरर नहीं है तो क्या होगा? एरर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करता है। और अब इसमें पूछा गया है इस एरर कोष्टक में C2 में लिखा गया है। C2 क्या है? इस सेल का एड्रेस। और C2 में जो कंटेंट है वो लिखा हुआ 1 2 3। तो 1 2 3 कोई एरर नहीं है, मतलब एक वैल्यू है। तो एरर आने पर ट्रू रिटर्न करता है इस एरर फंक्शन। जब वैल्यू लिखी हुई है तो एरर है ही नहीं, तो क्या करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। इस एरर NA होता है, यहाँ पर नॉट अवेलेबल होता तो ये ट्रू रिटर्न करता, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई है इसलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा? फॉल्स। इस एरर फंक्शन जो होता है C2 के अंदर
वैल्यू लिखी हुई है, कोई एरर नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, एरर आने पर काम करता है। एरर तो है नहीं, तो एरर आने पर ट्रू रिटर्न करता है। जब एरर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस एरर फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ना कि ट्रू। इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे एन ए लिखा जाएगा नॉट अवेलेबल तो ट्रू रिटर्न करता है, बाकी सभी कंडीशन में ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन पेपर में अगर नेक्स्ट टाइम कभी आता है तो आप पहचान लें इस चीज को कि इस एरर एन ए लिखते हैं कोष्टक में तो ट्रू रिटर्न करता है, बाकी सब में फॉल्स। अगला जो प्रश्न है, which of the following command is used to open Windows Media Player in Windows 8? Windows 8 हो या कोई और विंडो हो, किसी भी विंडोज के अंदर विंडो मीडिया प्लेयर को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, ये पूछा गया है। तो विंडो मीडिया प्लेयर के लिए हम रन पे जाएंगे और रन पे जाकर टाइप करेंगे WM प्लेयर। WM प्लेयर, आप रन पे जाएंगे और यहाँ टाइप कर देंगे WM प्लेयर, तो विंडो मीडिया प्लेयर आपका ओपन हो जाएगा। तो WM प्लेयर विंडो मीडिया प्लेयर एक फाइल का नाम है विंडो मीडिया प्लेयर का, जिससे ओपन हो जाती है, कमांड बोल सकते हैं इसे अपन। आगे जो दिया हुआ है वो अगला प्रश्न ये है कि फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटर वाज इन्वेंटेड बाय। मैकेनिकल प्रिंटर को किसने इन्वाइट किया था, किसने बनाया था? तो याद करना पड़ेगा, चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। चार्ल्स बेबेज, तो पहला मैकेनिकल प्रिंटर भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। ये भी एक अच्छी बात आपको मतलब जो है सुना है आप लोगों ने कि प्रिंटर कंप्यूटर को किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। तो अब आप इसको भी याद कर लीजिए कि मैकेनिकल जो प्रिंटर होता है उसको भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये अच्छा भी है आपके लिए कि आगे भी क्वेश्चंस पेपर में कभी आएगा, ध्यान रखें इस चीज को। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज और मैकेनिकल प्रिंटर को इन्वेंट करने वाली भी चार्ल्स बेबेज ही है। अगला जो प्रश्न है वो है फंडामेंटल यूज ऑफ कंप्रेशन इज ट्रू, यानी कि जो अपन कंप्रेशन करते हैं तो उसका फंडामेंटल क्या है, उसका मतलब जो है फंडामेंटल यूज ऑफ कंप्रेशन इज ट्रू। कंप्रेशन मतलब होता है फाइल को कंप्रेस करना, छोटा करना, है ना। तो कंप्रेशन का यूज, बेसिक कंप्रेशन का यूज जो है वो किस काम के लिए होता है, ये पूछा गया है कि कंप्रेशन का मौलिक उपयोग जो है वो किसके लिए होता है ना। तो बेसिक जो काम है कंप्रेशन का मतलब होता है कंप्रेशन से हम किसी फाइल, बड़ी फाइल को छोटा कर सकते हैं, मतलब और बड़ा छोटा करना मतलब ये है कि उसको साइज को कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सेव इमेज क्वालिटी, सेव इमेज शेप, सेव इमेज साइज और सेव बैंडविड्थ एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन हमको एक जैसे लग रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि इमेज क्वालिटी, सेव इमेज क्वालिटी, तो क्या कंप्रेस करने से इमेज क्वालिटी सेव हो जाती है? जी नहीं। इमेज का सेव हो जाता है? जी नहीं। इमेज का साइज सेव हो जाता है? हाँ, साइज कह सकते हैं अपन, लेकिन जो सही आंसर वो होगा ये माना जाएगा सेव बैंडविड्थ एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट, यानी स्टोरेज के हिसाब से हमारा मेमोरी कम है अगर तो हम फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये स्टोरेज रिक्वायरमेंट भी हमारे काम आती है। तो ये करेक्ट आंसर यही होगा मेरे हिसाब से। तो मैं तो यही लगाऊंगा अगर पेपर में ऑप्शन आता है तो, क्योंकि सही आंसर है। बैंडविड्थ भी इमेज की या किसी और की भी कह सकते हैं अपन, ऑडियो वीडियो होती है उनकी भी बैंडविड्थ वगैरह सेट हो जाती है और मेमोरी के लिए काम में भी वो काम आता है, कम जगह गिरता है। सही आंसर होगा यही। अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ टीएनपी। टीएनपी का पूरा नाम क्या है? तो टीएनपी का नाम यही होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है इसकी। अगला जो प्रश्न है वो ये है व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन इज प्रिंटर। ये ऑप्शन भी सीपीसीटी में आ चुका है 7 तारीख के पेपर में। कलेक्ट ऑप्शन प्रिंटर के अंदर किस लिए होता है? तो कलेक्ट ऑप्शन जो होता है प्रिंटर में, उसका यूज ये है कि हम जब एक से अधिक प्रिंट आउट निकालते हैं कॉपी के,
एक से अधिक का मतलब हो गया जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं और हमारी ये फाइल खुली है, सामने अगर फाइल खुली पीडीएफ की, तो इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो Ctrl+P दबाऊंगा और Ctrl+P दबाया तो सामने देखेंगे बॉक्स आ जाएगा। ये बॉक्स आ गया और यहाँ से मैं करता हूँ इसको 10 कॉपी कर दिया। तो कलेक्ट पे टिक कर दिया करना पड़ रहा है। इस पर टिक कर देंगे कलेक्ट पे, तो क्या होगा, कितने पेज है इसमें देखिए 109 पेज हैं। तो कलेक्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, पहले 1 से लेकर के 109 तक प्रिंट निकल जाएंगे, तो एक कॉपी हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैं मान लो मैंने 5 कर दिया है, तो फिर दूसरी कॉपी निकलेगी 1 से लेके 109 तक, तीसरी निकलेगी, चौथी निकलेगी और 5वीं निकलेगी। तो 5वें पेज आपके कलेक्ट करे हुए निकलेंगे, मतलब सेट करे करा निकलेंगे। अगर इसे अपन हटा देंगे यहाँ से, तो फिर क्या होगा, पहले पेज की 5 कॉपी, दूसरे की 5 कॉपी, तीसरे की 5 कॉपी, चौथे की 5 कॉपी, 5वीं की 5 कॉपी और 6वीं की 5 कॉपी। इस प्रकार से हर पेज की 5 कॉपी निकलेंगी और आपको बाद में उनको सेट करना पड़ेगा, वो कलेक्ट होकर नहीं आएंगे। तो कलेक्ट का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं, इस पर टिक करने से हम जो प्रिंट निकालते हैं वो कलेक्ट करे हुए निकलते हैं, सेट करे करा निकलते हैं। तो इसका आप आंसर देखते हैं। तो पहला आंसर दिया है, योर प्रिंटर कैन प्रिंट एनी नंबर ऑफ कॉपी, कितनी भी कॉपी कर सकता है, पहला ऑप्शन। जी नहीं, कलेक्ट से ऐसा नहीं होता। सॉरी, योर प्रिंटर कैन शॉर्ट मल्टीपल कॉपी जॉब्स। जी हाँ, आपका प्रिंटर जो होगा वो उनको मल्टीपल कॉपी जो प्रिंट करते हैं तो क्रम में लगा निकालता है कलेक्टेड के माध्यम से। ये ऑप्शन सही है दूसरा। तीसरा, योर प्रिंटर प्रिंट ओनली ऑड कॉपी, नहीं, ऑड पे नहीं निकालेगा, कलेक्ट करता है। योर प्रिंटर प्रिंट ओनली इवन पेज, ये भी नहीं होगा, जब इवन भी नहीं है तो ऑड भी नहीं है, ऑड भी नहीं है तो इवन भी नहीं है, तो पहला वाला है नहीं बचा। सही आंसर यही है कि योर प्रिंटर जो है वो शॉर्ट कर देता है मल्टीपल कॉपीज को एक साथ में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है वो ये है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि इफ द प्रोग्राम इज नॉट रनिंग प्रॉपरली देन वी नीड टू, यदि कोई प्रोग्राम प्रॉपरली रन नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे पहला ऑप्शन, और इंस्टॉल कर लेंगे तो सही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अनइंस्टॉल कर दो, दोबारा इंस्टॉल कर लो। दूसरा, अनइंस्टॉल कर दीजिए परमानेंट, तो जब काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो परमानेंट हटाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, परमानेंट क्यों हटाएंगे, जब कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसका हमारा कोई यूज नहीं है तो उसे परमानेंट हटाएंगे, है ना। परमानेंट कभी तो हटाएंगे जब काम ही नहीं उसका कोई, लेकिन काम भी है, यूज भी कर रहे हैं उसको, अपन हटाना भी और चलाना भी चाहते हैं तो उसे करेंगे अनइंस्टॉल और दोबारा इंस्टॉल कर देंगे। नेवर इंस्टॉल सच प्रोग्राम ना, ऐसा कुछ नहीं होता। और चेंज द हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं। तो जब प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है तो हार्ड डिस्क से क्या कनेक्शन, पूरी बंडी चेंज हो जाएगी, फिर तो पूरा कंप्यूटर चेंज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है कि प्रोग्राम ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको आप अनइंस्टॉल करें और बाद में उसे फिर से इंस्टॉल कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो ये है, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बैकअप इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी सीपीसीटी में 7 तारीख के पेपर में आ चुका है कि विंडोज के अंदर जब बैकअप लेते हैं तो बैकअप का फाइल जो बनती है उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो विंडो में बैकअप जो लेते हैं अपन, तो बैकअप फाइल का एक्सटेंशन जो होता है WBCAT, ये होता है WBCAT फुल फॉर्म है इसका, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर if you have been given the rights to use a computer or service, आपने कंप्यूटर की सर्विस के लिए और या यूज करने के लिए राइट दिए हुए हैं, एंड देन यू हैव खाली स्थान एक्सेस टू द कंप्यूटर और सर्विस, तब आप एक्सेस कर पाएंगे कंप्यूटर की किस सर्विस को। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि क्या होता है, किसी को अपन एक्सेस कर सकते हैं। प्रश्न है, यदि आपको किसी कंप्यूटर या सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है, आपको राइट दिया गया है, राइट देना मतलब उसके अधिकार दिए गए हैं, तो आपके पास कंप्यूटर या सेवा को किसकी पहुंच होती है। किसी काम को करने के लिए अगर मैं आपको अनुमति दे दूं, छूट दे दूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑथोराइज हो जाएंगे उसके। तो ऑथोराइज इसका आंसर सही होगा। इफ यू हैव बीन गिवन द राइट टू यूज ए कंप्यूटर सर्विस, आपको कंप्यूटर सर्विस इस्तेमाल करने के लिए कोई राइट दिया गया है, कोई ऑथेंटिकेशन काम दिया गया है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं क्या, ऑथराइज
ऑथराइज सर्विस को आप एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, आप हिंदी समझ सकते हैं यहाँ पे। यदि आपको किसी कंप्यूटर की सेवा इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है तो आपके पास कंप्यूटर का या सेवा की पहुंच होती है। कौन सी पहुंच होती है? ऑथराइज पहुंच, अवैध या इनवैलिड, वैलिड क्या? तो ऑथराइज होती है, यानी अधिकृत पहुंच होती है। अगला क्वेश्चन है टू प्रिवेंट खाली स्थान, many system only allow a user to make a mistake by entering their username and password 3 or 4 times. To prevent खाली स्थान, many system only allow a user, बहुत से सिस्टम है जो अलाउ करते हैं उस यूजर को टू मेक ए मिस्टेक बाय एंटरिंग देयर यूजरनेम, उन्होंने गलती कर दी अपना यूजरनेम डाल करके और पासवर्ड डाला है, और वो भी कितनी बार? 3 बार या 4 बार। तो उसे क्या कहते हैं अपन? जब कंप्यूटर के अंदर हम किसी चीज को ओपन करने की कोशिश करते हैं और हमको पासवर्ड नहीं पता होता है पासवर्ड क्या है, हम गलत पासवर्ड डालेंगे, 1 बार डालेंगे, 2 बार डालेंगे, 3 बार डालेंगे, 4 बार डालेंगे। तो किसी चीज को ओपन मतलब कंप्यूटर के अंदर किसी चीज को एक्सेस करने की कोशिश करना पासवर्ड के थ्रू, और पासवर्ड गलत डाल रहे हैं अपन, 1 बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया, 12 बार डाल के चेक कर रहे हैं और उसको एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के 7 तारीख के पेपर में आ चुका है। उसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्रूट फोर्स अटैक। फोर्स अटैक बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है? ब्रूट फोर्स अटैक कहा जाता है। खाली स्थान को रोकने के लिए कई सिस्टम केवल यूजर को अपना यूजर नेम या पासवर्ड दर्ज करने के 3 या 4 बार गलती करने की अनुमति देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा बैंक वगैरह में जो आपकी नेट बैंकिंग की आईडी होती है उसमें अगर पासवर्ड डालती है, 1 बार डाल दिया गलत, 2 बार डाल दिया गलत, 3 बार डाल दिया गलत, तो वो ब्लॉक कर देते हैं उसे। एटीएम नंबर डालते हैं 2-3 बार तो ब्लॉक हो जाता है अपना एटीएम। तो ये क्या होता है? यह सिस्टम जो 2-3 बार हम पासवर्ड डालते हैं और फिर उसके बाद हमें सर्विस देता है 2-3 बार डालने की, उसके बाद ब्लॉक कर देता है, तो वो क्या कहते हैं? उसको अपन ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है with dot matrix printer light print followed by dark print is most commonly caused by। हम जब किसी डॉट मैट्रिक प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं और उस प्रिंटर में लाइट प्रिंट followed by डार्क प्रिंट है ना, किसी भी डॉट मैट्रिक प्रिंटर को दिस डॉट मैट्रिक प्रिंटर लाइट प्रिंट followed by डार्क प्रिंट इज मोस्ट कॉमनली caused by, मतलब किस वजह से होती है लाइट प्रिंटिंग जो होती है आपकी, वो किस वजह से आपकी गहरी और डार्क होती है, ये पूछा गया है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होती है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर के साथ लाइट प्रिंट, इसके बाद डार्क प्रिंट आमतौर पर किस वजह से होता है ना? तो उसकी वजह क्या है? पहली वजह पेपर का अनियमित खिसकना। तो पेपर खिसकने से तो उसमें प्रिंटिंग ऐसी नहीं होगी, हल्की और डार्क। रिबन का अनियमित रूप से खिसकना, डॉट मैट्रिक प्रिंटर रिबन लगा होता है, रिबन अगर खिसक जाएगा अनियमित रूप से तो इसकी वजह से हो सकता है कहीं पे डार्क कहीं पे पतला आ जाए, हो सकता है। तीसरा देखते हैं अपन असंरेखित पट्टी हेड। तो इंग्लिश में बोलते हैं असंरेखित को मिसलाइंड प्रिंटेड हेड। तो प्रिंटेड हेड तो कोई मिसलाइंड होता ही नहीं है। ओवर हीटिंग प्रिंट हेड, प्रिंटर का हेड कभी गर्म भी नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत है, ये होता ही नहीं है। बचे 2 ऑप्शन आपके, क्या एडवांस कागज को अलग तरीके से खिसकना या फिर रिबन का अलग तरीके से खिसकना। तो रिबन के खिसकने से हम प्रिंटिंग क्वालिटी कम ज्यादा हो सकती है। अगर ज्यादा रिबन खिसक जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रिंटिंग सही नहीं आएगी। तो ये सही आंसर है इसका कि जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है उसमें कभी गहरी कभी हल्की प्रिंटिंग जो आती है तो किस वजह से आती है? तो रिबन के अनियमित रूप से खिसकने की वजह से आती है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि FDDI इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजी। किस टोपोलॉजी का FDDI एग्जाम्पल है? FDDI जो है वो रिंग टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। FDDI रिंग टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। और मैं आपको बता देता हूं कि FDDI जो होता है वो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस होता है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस ये कैसा है, किस तरीके का होता है, मैं इसको आपको एक जरा समझाता हूँ चित्र में। मैं गूगल करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आप इसको समझ पाएंगे चित्र में क्या चीज होती है।
और चित्र देख के समझ जाएंगे कि ये मैं रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल क्यों बोल रहा हूँ। FDDI फुल फॉर्म इन कंप्यूटर, ये देखिए FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये फुल फॉर्म है FDDI की। और ये जो FDDI होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल है, क्या है FDDI और कैसे काम करता है। ये है आपका, ये देखिए ये कंप्यूटर जो है डाटाबेस से कनेक्ट है आपस में इस तरीके से। ये FDDI है, सारे चीज़ें से कनेक्ट हैं आपकी। तो ये एक रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो रिंग टोपोलॉजी का जो एग्जांपल हो गया, इसलिए मैंने इसको रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल मैंने बताया है। FDDI जो होता है उसका मतलब यही है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, FDDI रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि ह्यूमन नहीं है, हुफमैन कोडिंग यूटिलाइज ए, यानी कि हफमैन जो होती है, हफमैन कोडिंग निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। हफमैन जो है निम्न में से किसका उपयोग करता है। तो फिक्स लेंथ कोड का, नॉन फिक्स लेंथ का, या वेरिएबल लेंथ कोड का, या बाइट लेंथ का। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमेशा वेरिएबल से काम किया जाता है, तो इसका आंसर वेरिएबल लेंथ कोड सही होगा। हफमैन कोडिंग यूटिलाइज जो करता है वो वेरिएबल लेंथ कोड को करता है। हर लैंग्वेज में वेरिएबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंटर इशू, ये एरर, यानी कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर इशू नहीं है। पेपर जाम बिल्कुल होता है, पेपर फंस जाता है प्रिंटर में। टर्नर कार्ट्रिज एम्प्टी, टर्नर कार्ट्रिज खाली हो जाती है, सही बात है। केबल आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली, ये भी एरर आती है। यू डोंट हैव एक्सेस टू यूज द प्रिंटर, इस नाम की कोई भी एरर प्रिंटर में नहीं आती है कि आप प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एक्सेस टू योर प्रिंटर, ऐसे कभी भी एरर नहीं आती है प्रिंटर के अंदर। तो ये सही आंसर इसका यही होगा, या एरर प्रिंटर की नहीं है, है ना। एक्सेस करने की एरर या और चीजें हो सकती हैं, हार्डवेयर वगैरह खोलते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उसमें हो सकती है, लेकिन प्रिंटर में ऐसी एरर नहीं आती कभी भी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि इन ए सर्किट एम्पलीफायर इज यूज्ड टू फॉर इनपुट सिग्नल, कि सर्किट में एम्पलीफायर में इनपुट के सिग्नल के रूप में किसको यूज करते हैं, या इनपुट सिग्नल के लिए खाली स्थान को अपन एम्पलीफायर सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, तो किसे करते हैं। एक परिपथ में सर्किट में इनपुट सिग्नल के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है, किस काम के लिए। तो एम्पलीफायर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। प्रोवाइड ए फेज शिफ्ट, मेक सर्किट कंपेटेबल, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, या प्रोवाइड फ्रिक्वेंसी एनहेंसमेंट। तो एम्पलीफायर का इस्तेमाल हम कंप्यूटर के अंदर जो करते हैं उसमें कोई फेज शिफ्ट करने के लिए तो करेंगे नहीं, और मेक सर्किट कंपेटेबल, जो सर्किट आईसी है उसे कंप्यूटर बनाने के लिए करते हैं, ये भी नहीं है। वो ऑलरेडी कंपेटेबल होता है तभी लगाते हैं उसके बोर्ड के अंदर अपन, दोनों तो नहीं होंगे। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, एम्पलीफायर का इस्तेमाल हम मोस्टली इसीलिए करते हैं कि जब हम एम्पलीफायर इस्तेमाल करेंगे तो हमको स्ट्रेंथ अच्छे से मिल सके, है ना। इसमें जितना हैवी एम्पलीफायर होगा हम उतने ही हैवी तरीके से साउंड वगैरह या सिग्नल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल यही है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अगला दिया प्रोवाइड फ्रिक्वेंसी एनहेंसमेंट। फ्रिक्वेंसी की ऑप्शन भी आते हैं एम्पलीफायर के अंदर, वो अलग बात है, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी के ऑप्शन जो आते हैं वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। मेनली इस्तेमाल जो होता है एम्पलीफायर का वो स्ट्रेंथ के लिए होता है। अभी अलग बात है कि किसी किसी एम्पलीफायर में ऑप्शन दिए होते हैं फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा करने के, लेकिन मेन जो ऑप्शन होता है एम्पलीफायर का मेन काम जो है वो यही है, अपनी स्ट्रेंथ को पावरफुल बनाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए। अगला प्रश्न है, इन यूनिक्स ए यूजर मस्ट हैव एक्जीक्यूट एक्सेस टू द डायरेक्टली इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द ls और cd कमांड। यानी कि पूछा गया है लाइनक्स के अंदर या यूनिक्स के अंदर, ए यूजर मस्ट हैव एग्जीक्यूट एक्सेस द फाइल। एक यूजर है उसने एग्जीक्यूट की है कोई कमांड
एक्सेस करने के लिए, किस चीज को करने के लिए बताना पड़ेगा अपन को, एक्सेस टू द खाली स्थान डायरेक्टरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द ls और cd कमांड। यानी ls कमांड से या cd कमांड से वो क्या देख पाता है, तो हम ls कमांड से cd कमांड से डायरेक्टरी और फाइल की लिस्ट को देख सकते हैं। ये याद कर लेना, लिनक्स के अंदर अगर आपको डायरेक्टरी फाइल की लिस्ट देखनी है तो आप ls कमांड या cd कमांड लगाएंगे, cd से फाइल डायरेक्टरी ओपन हो जाती है और ls से लिस्ट दिखती है। तो बताना यह है कि कौन सी डायरेक्टरी होती है वो, bin etc home या pwd। यूनिक्स में एक यूजर को ls और cd कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए किस डायरेक्टरी का एग्जीक्यूट अभिगमन यानी एक्सेस करना होता है। तो यदि हमें ls कमांड चलानी है तो ये सारी कमांड आपकी जो होती है बिन डायरेक्टरी में स्टोर होती है, बिन डायरेक्टरी में। तो बिन डायरेक्टरी में ये स्टोर होती है, तो वहां से उसे एक्सेस करना पड़ेगा। सही आंसर इसका बिन होगा, सही आंसर है। तो लिनक्स के अंदर यदि आप ls और cd से कमांड चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिन डायरेक्टरी को एक्सेस करना पड़ेगा, बिन डायरेक्टरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस सेपरेट बाय ये। तो यूजर नेम और डोमेन नेम जो होते हैं दोनों को हम ईमेल आईडी में जोड़ते हैं @ से। पहले यूजर नेम होता है, इसके बाद डोमेन नेम होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा सेंटर का जो आईपी ईमेल एड्रेस है itbird@gmail.com, तो itbird यूजर नेम हो गया, @ के बाद जो लगाया गया gmail.com वो डोमेन नेम हो गया। तो एक ईमेल आईडी में दोनों को जोड़ा गया है। अगला जो प्रश्न है वो ये है दोस्तों के सॉफ्टवेयर सच ए इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स, इसे क्या कहते हैं, आर रेफर टू एज, क्या कहते हैं इनको अपन, उनको हम ब्राउजर कहते हैं या क्लाइंट प्रोग्राम भी कहते हैं। क्लाइंट प्रोग्राम दिया नहीं है तो ब्राउजर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कलर यूज फॉर टेक्स्ट एंड अदर प्रेजेंटेशन एलिमेंट आर कॉल्ड। बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन जो होता है कंप्यूटर के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं कोई चीज, उसे क्या कहते हैं, उसको अपन थीम कहते हैं। तो थीम यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट बात है, थीम कहा जाता है। कलर स्कीम या थीम, कलर स्कीम भी कहते हैं, थीम भी कहते हैं। तो यहाँ पे कलर स्कीम दिया नहीं है, थीम दिया हुआ है, थीम का सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है वो ये है, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू रिपीट द लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड। किसी भी लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए एमएस वर्ड में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो रिपीट द लास्ट एक्शन, और आपने कोई लास्ट काम किया है उसको रिपीट करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर F4 की प्रेस की जाती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल ऑफ सिलेक्शन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। एमएस वर्ड में आपने देखा होगा लिस्ट जो आती है उसमें 8 से लेकर के 72 तक की लिस्ट होती है। कम से कम 8 होता है और हाईएस्ट 72 होता है। तो हाईएस्ट इसका लिस्ट होगा लिस्ट बॉक्स में 72। लेकिन पूछा जाता है कि अगर फॉन्ट का साइज हाईएस्ट कितना होता है, तो फॉन्ट का साइज 1638 1638 होता है हाईएस्ट। लेकिन लिस्ट में पूछा गया है तो लिस्ट में हाईएस्ट होता है 72 और कम से कम होता है 8। कम से कम साइज अपन दे सकते हैं 1, लेकिन लिस्ट में कम से कम होता है 8। अधिकतम दे सकते हैं 1638 और लिस्ट में अधिकतम होता है 72। ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू मूव अप ऑन पैराग्राफ इन पावर पॉइंट। पैराग्राफ में आपको अगर ऊपर जाना है, पैराग्राफ के ऊपर जाना है, नेक्स्ट पिछले पैराग्राफ पे जाना है तो किससे जाएंगे। तो अपन एरो दबाते हैं तो एरो से अपन जाते हैं एक लाइन ऊपर, लेकिन पैराग्राफ को जाना है ना तो कंट्रोल प्लस अप एरो दबाएंगे। तो कंट्रोल प्लस अप एरो पिछले पैराग्राफ पे आने के लिए, केवल एरो से एक लाइन ऊपर जाते हैं, कंट्रोल प्लस एरो से एक पैराग्राफ ऊपर जाते हैं। तो एक पैराग्राफ जाने के लिए इसमें बोला गया है तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस अप एरो होगा। और ये पावर पॉइंट में नहीं, एमएस वर्ड में भी काम करती है ये की। तो एमएस वर्ड में भी काम करेगी, चाहे पावर पॉइंट हो, पावर पॉइंट में भी काम करेगी, दोनों में ये काम करती है। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो ये है, विच एमएस पावर पॉइंट फीचर एड स्पेशल इफेक्ट टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड। स्लाइड के अपीयरेंस को मॉडिफाई करने के लिए, उस पर अलग अलग इफेक्ट डालने के लिए कौन सा फीचर्स होता है पावर पॉइंट में। एंड द टाइमिंग बिटवीन ईच स्लाइड, और टाइम और उसमें टाइमिंग भी आती है बीच बीच में। तो स्लाइड में पावर पॉइंट के अंदर किसी स्लाइड के ऊपर
उसको एक्सपीरियंस को मॉडिफाई करने के लिए अलग अलग इफेक्ट कौन कौन से होते हैं जो आपके सामने जो खुल के आते हैं, एंड टाइमिंग बिटवीन ईच स्लाइड, और हर स्लाइड के बीच में टाइम को भी सेट कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं उसको अपन, तो टाइम सेट करने का जो ऑप्शन होता है वो तो एक ही होता है पावर पॉइंट में, वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन ऑप्शन होता है, स्लाइड ट्रांजिशन। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे अपन टाइम को सेट कर सके। तो ट्रांजिशन नाम का ऑप्शन जो होगा वो टाइम सेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन इसमें है ही नहीं, ट्रांजिशन, इसलिए इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सॉरी, पावर पॉइंट की कौन सी सुविधा है स्लाइड को देखने के तरीके, देखने का तरीका मतलब हो गया उसको प्रस्तुत करने का तरीका, ट्रांजिशन बोलते हैं ना, देखना मतलब प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करने का तरीका। अब प्रत्येक स्लाइड के बीच समय को सेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्लाइड टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिशन सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू एडिट लीजेंट एंट्री इन द सेलेक्टेड डाटा सोर्स डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर अपन जब कोई पाई चार्ट बनाते हैं, सॉरी चार्ट बनाते हैं या फिर पाइवट टेबल बनाते हैं, तो वहां पे अपन एक रेंज चुनते हैं पहले एक्सेल के अंदर, उस रेंज को सोर्स कहा जाता है। तो इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू एडिट लीजेंट एंट्री इन द सिलेक्टेड डाटा सोर्स। डाटा सोर्स जो अपने बना लिया उसको अपन को ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये पूछा गया है। उसे करने के लिए आप पहले सेलेक्ट चार्ट, जिस चार्ट का आपको डाटा सोर्स चेंज करना है उस चार्ट को चुनेंगे, सेलेक्ट एरिया में जाएंगे और सेलेक्ट डाटा सोर्स को कर लेंगे और लीजेंट फीचर्स को द्वारा से उसे अपन एंट्री कर लेंगे। तो ये सही ऑप्शन यही है, पहले चार्ट चुनना पड़ेगा। तो सेलेक्ट चार्ट इसमें भी है, सेलेक्ट चार्ट इसमें भी है, फिर सेलेक्ट डाटा सोर्स करते हैं, सेलेक्ट डाटा सोर्स करते हैं, दोनों सही है। सेलेक्ट डाटा करते हैं उसके बाद सोर्स आता है, सही है, तो पहला वाला सही है। सेलेक्ट चार्ट चुनेंगे, सेलेक्ट डाटा, उसके बाद डाटा सोर्स चेंज होता है, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। चार्ट चुनने के बाद डाटा सोर्स एकदम चेंज नहीं होता है, पहले चार्ट चुनते हैं फिर सेलेक्ट करते हैं डाटा को, उसके बाद डाटा सोर्स चेंज किया जाता है। सही आंसर है पहला वाला। ये मैं आपको प्रैक्टिकल में बता दूंगा एक बार, और कि प्रैक्टिकल में बता दूंगा एक बार कि कैसे करते हैं इसको, ये क्यों बोल रहे हैं इस स्टेप को ऐसे, तो ये मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल में। आप बने रहे चैनल में हमारे में, कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं जल्दी बना दूंगा वीडियो। आगे दिया हुआ है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ स्टॉक चार्ट। जो स्टॉक चार्ट जो होता है, स्टॉक चार्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें से, तो स्टॉक चार्ट का इस्तेमाल क्या है, कंपेयर करने के लिए होता है टू वैल्यू, पहला ऑप्शन, तो कंपेयर करने के लिए नहीं होता है इसका इस्तेमाल, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। दो चेक करते हैं, यूज टू इलस्ट्रेशन द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक पॉइंटर। तो स्टॉक चार्ट का इस्तेमाल स्टॉक प्राइस के लिए दिया हुआ नाम इसमें, तो स्टॉक प्राइस में किया जाएगा, जाहिर सी बात है। टाइप ऑफ चार्ट रिक्वायर 4 सीरीज ऑफ वैल्यू, इसमें वैल्यू सीरीज वगैरह आती हैं, इसमें ओपन, हाई, लो एंड देन क्लोज ऑप्शन होते हैं, तो उसके लिए भी होता है, बहुत सही ऑप्शन है। और टाइप ऑफ चार्ट रिक्वायर्ड 5 सीरीज ऑफ वैल्यू इन द करेक्ट ऑर्डर, जो वैल्यू ओपन, हाई, लो एंड क्लोज देन वगैरह, इसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन तो हैं जिसमें इस्तेमाल किया जाता है स्टॉक चार्ट, लेकिन कंपेयर, हर वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कंपेयर पेयर्स ऑफ वैल्यू, यानी कि पेयर्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू के जोड़े को कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। वैल्यू को अपन कंपेयर कर सकते हैं पर वैल्यू के जोड़े को कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी चार्ट के अंदर वैल्यू के जोड़े को कंपेयर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं पर वैल्यू के जोड़े को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये आंसर इनकरेक्ट है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर पे, वो ये है कि जीमेल में, इंग्लिश पढ़ते हैं, सॉरी, इन जीमेल खाली स्थान सेपरेट योर ईमेल बाय कैटेगरी। जीमेल में श्रेणी के आधार पर अपने ईमेल को अलग करता है, कौन करता है अलग, ये पूछा गया है। जीमेल में सेपरेट के माध्यम से हम ईमेल की कैटेगरी को अलग कर देते हैं, तो किससे, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको अपन टैब कहते हैं। क्या कहते हैं, टैब। जीमेल में टैब श्रेणी के आधार पर अपने ईमेल को अलग अलग कर सकते हैं। टैब दबा दो, अलग अलग टैब से हो जाता है, टैब से इसको कर सकते हैं। टैब या सेपरेटर मतलब कॉमा से कर सकते हैं, तो टैब इसका आंसर दिया हुआ है, कॉमा दिया नहीं है,
तो आइकन्स तो होते नहीं है, लिंक नहीं होते, सेंडर नहीं होते, लेकिन टैब के माध्यम से हम अलग अलग ईमेल पर पहुंच सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं या कमा लगाई कर सकते हैं। भीम इज ए मोबाइल पेमेंट ऐप। व्हाट इज द फुल फॉर्म? भीम की फुल फॉर्म क्या है? तो भीम की फुल फॉर्म याद कर लेना, अच्छी भी है और हम सब यूज करते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम की एग्जांपल, भीम का फुल फॉर्म है ये। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू स्विच बिटवीन एक्सपेंडिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ द फार्मूला बार इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर फार्मूला बार को कोलैप्सिंग करने के लिए या एक्सपेंडिंग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू दबाते हैं तो फंक्शन के जो एक्सेल में अपन फंक्शन यूज करते हैं वो आपके कोलैप्स और एक्सपेंड हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू चला के देखिए एक्सेल में, आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो बताइएगा, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इसके आंसर बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नहीं बता रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह सकता कि बार बार पे एक्सेल खोलूँ फिर मैं ये करूँ, है ना, बार बार नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर सही है कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, ये सब करके देखिए तो आपकी कंप्यूटर के अंदर जो आपका जो कोलैप्स और एक्सपेंड जो होता है फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में फार्मूला बार को विस्तृत और सिकुड़ने के लिए, फार्मूला बार को एक्सपेंड करने के लिए और कोलैप्स करने के लिए कौन सी की लगाते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू यूज करते हैं। अगला दिया है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। पहचानिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। रेस्पेक्ट टू कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड के अक्षरों को कैपिटलाइज करने के लिए। कीज ऑप्शन इन द लिस्ट ऑफ चेंज कीज, चेंज कीज में से कौन सा ऑप्शन है जिससे अपन क्या करते हैं? कैपिटलाइज ईच वर्ड को, मतलब हर वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? टू कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, नहीं, सेंटेंस नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ड का। टू एक्सक्लूड कैपिटलाइज लेटर फ्रॉम योर टेक्स्ट, नो। टू कैपिटलाइज ऑल लेटर, नो। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, करेक्ट, सही आंसर है। हर वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल करने के लिए ये कैपिटलाइज ईच वर्ड इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है विच मार्जिन स्टाइल इन एमएस वर्ड 2016 गिवन 1 इंच एम्प्टी स्पेस ऑन द टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट और राइट साइड्स में। तो चारों तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट साइड में चारों तरफ 1 इंच का गैप जो किया जाता है, 1 इंच का मार्जिन जो किया जाता है, वो कौन सा स्टाइल होता है एमएस वर्ड के अंदर? वर्ड 2016 हो, 13 हो, 2007 हो, कोई सा भी हो, इसके अंदर नॉर्मल स्टाइल में आप चारों तरफ 1-1 इंच का गैप कर सकते हैं। तो नॉर्मल मार्जिन में हम चारों तरफ 1-1 इंच का गैप कर लेते हैं नॉर्मल मार्जिन में, चाहे कोई भी एमएस ऑफिस हो। भटकना नहीं है कि एमएस ऑफिस 16 में अलग होता होगा ना, 7, 16, 13, 19 में भी यही है, नॉर्मल मार्जिन 1 इंच का ही होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट फंक्शन की फॉर स्पेलिंग ग्रामर के लिए F7 होती है, स्पेलिंग के लिए F7 शॉर्टकट की होती है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और वाक्य हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड ए मॉड्यूल टू ए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, VBA प्रोजेक्ट। अब देखिए इसमें विजुअल बेसिक के बारे में पूछ लिया इन लोगों ने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड ए मॉड्यूल जोड़ने के लिए विजुअल बेसिक में कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कौन से इंस्ट्रूमेंट सही है पूछा गया है। तो मॉड्यूल जोड़ने के लिए हम इंसर्ट में से जोड़ सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू से। तो इंसर्ट मेन्यू से दिया क्या? इन विजुअल बेसिक स्क्रीन ऑन टास्क बार, नहीं दिया। तो कैसे जोड़ेंगे? इंसर्ट मेन्यू के अलावा हम राइट क्लिक करके मॉड्यूल में जाके जोड़ सकते हैं अपन। तो राइट क्लिक ऑन विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट इन स्क्रीन में, इंसर्ट में जाएं और मॉड्यूल में जाएं। ये देखिए लिया है ना, इंसर्ट में जाके होता है। तो इंसर्ट का ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं और मॉड्यूल में जाएं, तो विजुअल बेसिक के अंदर हम मॉड्यूल को जोड़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फंक्शन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं होता? सम होता है, एबीएस होता है, साइलिंग होता है। सबस्ट्रैक्ट के नाम से कोई भी फंक्शन नहीं होता है एक्सेल में। सम, एबीएस, साइलिंग तीनों होते हैं, पर सबस्ट्रैक्ट के नाम से कोई नहीं होता। अगला क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल 2013 व्हेन ए न्यू पाइवट टेबल इज क्रिएट, जब नई पाइवट टेबल बनाई जाती है तो इट इज ए ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड
ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होती है विद द, किसके द्वारा, लेआउट बाय डिफॉल्ट। तो उसको अपन कॉम्पैक्ट फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? कॉम्पैक्ट फॉर्मेट। जब अपन स्लाइड पावर पॉइंट में और एक्सेल के अंदर पावर टेबल बनाते हैं पहली बार, तो ऑटोमेटिकली जिस फॉर्मेट में वो आती है उस फॉर्मेट को कॉम्पैक्ट फॉर्मेट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उसको कॉम्पैक्ट फॉर्मेट कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, इन एमएस वर्ड 2007 अंडर बलून इन द पेपर ओरिएंटेशन इन प्रिंटिंग लिस्ट खालिस्तान इज यूज्ड व्हेन यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन व्हाट प्रिंट्स द डॉक्यूमेंट विद द ओरिएंटेशन दैट इज स्पेसिफाइड इन द पेज। तो पूछा गया है कि इन एमएस वर्ड 2007 में अंडर बलून, बलून के अंदर, इन द पेपर ओरिएंटेशन इज प्रिंटेड लिस्ट, तो पेपर का जो ओरिएंटेशन है वो प्रिंटेड लिस्ट में दिया होगा, तो उसका पूछा है कि कौन सा यूज किया जाता है, क्या नाम है उसका। व्हेन यू सेलेक्टेड द ऑप्शन, जब आप ऑप्शन चुनते हैं, वर्ड प्रिंट द डॉक्यूमेंट विद द ओरिएंटेशन दैट इज स्पेसिफाइड इन द पेज, हमने जो पेज का ओरिएंटेशन सुना है उसी में उसको प्रिंट कर देता है वर्ड। तो उसका नाम पूछा गया है, क्या नाम है उसका। हिंदी पढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2007 में बलून्स के प्रिंटिंग लिस्ट में पेपर ओरिएंटेशन में किसका उपयोग किया जाता है? जब आप इस विकल्प का चयन करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट को उस सेटअप के साथ प्रिंट कर देता है जो हमने अपने डायलॉग बॉक्स में सेट कर दिया है। तो उसे क्या बोलते हैं? तो उस प्रिंटिंग को हम ऑटो, प्रिजर्व, फोर्स लैंडस्केप या लैंडस्केप कहते हैं। तो ऑटो तो नहीं बोलेंगे, उसे बोला जाता है प्रिजर्व स्टाइल। क्या बोला जाता है? प्रिजर्व, जो पहले से आपने सेट कर दिया उसे प्रिजर्व बोला जाता है। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जो स्टाइल होती है उनके बारे में बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है कि आपका जो बलून्स जो होता है वो पेपर ओरिएंटेशन इन प्रिंटिंग लिस्ट, उसका नाम क्या है, तो उसको प्रिजर्व इज यूज कहा जाता है, प्रिजर्व कहा जाता है। व्हाट शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर राइट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, तो राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R इस्तेमाल किया जाता है। 51वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन की विल यू यूज टू ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज, कंप्यूटर की ओपन सिस्टम प्रॉपर्टी को ओपन करने के लिए या सिस्टम प्रॉपर्टी को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? विंडो प्लस पुश ब्रेक। आप विंडो के साथ में पुश ब्रेक दबाएंगे तो आपके कंप्यूटर की सिस्टम प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। जो आप माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके ओपन करते हैं ना, वो ओपन हो जाएगी विंडो प्लस पुश ब्रेक दबाने से। ये बता देगा कौन सी विंडो है कंप्यूटर में, कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है और रेस्टेड है क्या नहीं है, एक्टिवेट है क्या नहीं है, वो सब बता देगा। तो विंडो प्लस पुश ब्रेक दबाने से आप अपने कंप्यूटर की सिस्टम प्रॉपर्टी को ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की है, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। 52 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन की विल यू यूज टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट। एमएस वर्ड के अंदर जो पैराग्राफ होता है उसकी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन की विल यू यूज टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कौन सी इस्तेमाल की जाती है? तो इसे बोलते हैं क्विट करना। इसे क्या बोलते हैं? क्विट करना बोलते हैं। हटाने को क्या बोलते हैं? क्विट करना बोलते हैं। Ctrl+Q से शॉर्टकट की है, Ctrl+Q पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को क्विट कर दिया, रिमूव कर देता है। Ctrl+Q पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए। तो आपके यहाँ पर 52 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं दोस्तों। हमने कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन पूरे किए और यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइए कमेंट में। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमें हमारी कमियां बताते रहिए ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा और बहुत अच्छा कर सकें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए और हम भगवान करें हम ऐसे ही एक दूसरे से मिलते रहें, प्यार बांटते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।